जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संपूर्ण तैयारी के लिए पूरी तरह समर्पित संस्थान अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज के टेस्ट नंबर 10 के मॉडल आंसर और डिस्कशन के साथ। यह टेस्ट सीरीज डेली संचालित की जा रही है और इसके वीडियो भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पूर्व मैं आपको कुछ सामान्य सी जानकारी दे देना चाहता हूं। हमारे 6 दिन में 6 FLT टेस्ट कल यानी 20 तारीख से प्रारंभ होने जा रहे हैं। 20 से 25 की तारीख के बीच यह संचालित होंगे और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जिस प्रकार मुख्य परीक्षा होती है उसी के पैटर्न और उसी के तौर तरीके पर आधारित यह टेस्ट सीरीज है। मुख्य परीक्षा से पहले अपने आप को आकलित करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हमारे मेंस के जो 35 टेस्ट हुए हैं उसके मॉडल आंसर आपको मात्र 399 रुपीस में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए एक रामबाण 1000 3 मार्कर क्वेश्चंस हमारे PDF रूप में उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है यह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 पर मंथ में। इसके अतिरिक्त एक डेली मेंस के लिए जो 2020 के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज संचालित है, आप उसे भी जानकारी ले सकते हैं। इन सभी चीज की जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं 3 मार्कर के पहले क्वेश्चन से। 3 मार्कर का हमारा पहला क्वेश्चन था प्रस्तावना में बंधुत्व। क्या है ये? तो प्रस्तावना में बंधुत्व से आशय है, तो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना ये लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना अर्थात बंधुत्व को शामिल किया गया है। यह अवधारणा वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। इस प्रकार आप बंधुत्व को लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या है? तो परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। इसके अतिरिक्त आप सभी संवैधानिक पदों पर उपस्थित व्यक्तियों की वेतन भी इसी के द्वारा दिए जाते हैं, यह लिख सकते हैं। साथ ही साथ यह जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यह पॉइंट भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 मार्कर के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन था हमारा अमेरिकी संविधान से लिए गए तत्व बताइए। क्या है अमेरिकी संविधान से लिए गए तत्व? देख लेते हैं एक एक करके। पहला है मौलिक अधिकार। आप चाहें तो इसके आगे अनुच्छेद भी लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन भी मिलता है। दूसरा हमारा तत्व है स्वतंत्र न्यायपालिका, और अगर देखा जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह प्रमुख तत्व हैं जो अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य देशों से लिए गए तत्व भी तैयार कर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 मार्कर के चौथे क्वेश्चन की ओर। 44वां संविधान संशोधन। क्या है ये? तो वर्ष 1978 में यह संशोधन हुआ था। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द इसमें शामिल किया गया था राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में। साथ ही साथ लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष किया गया था। आप सभी को जानकारी है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिसे 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे पुनः 44वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। इसके अतिरिक्त संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। यह भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार आप इसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मार्कर का हमारा अंतिम क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य। क्या है मौलिक कर्तव्य? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 51 क में जो हम भाग 4 का देखते हैं वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। यह जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। साथ ही साथ इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार आप 3 मार्कर को क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 मार्कर की ओर। 6 मार्कर का हमारा पहला क्वेश्चन था
मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर लिखिए। क्या है? तो अब अंतर कभी भी पूछा जाए तो आप दो भागों में उसे बांट कर लिखें। एक तरफ आप लिखे मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ आप लिखिए नीति निदेशक तत्व। एक एक करके हम 5 से 6 बिंदुओं को शामिल करेंगे और हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्या है मौलिक अधिकार? तो संविधान के भाग 3 में वर्णन है, जबकि नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णन है। आप चाहें तो अनुच्छेद भी लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो अमेरिकी के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अंतर देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होता है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसके अतिरिक्त बिंदु देखें तो यह नकारात्मक होते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व वह सकारात्मक होते हैं। कैसे? नकारात्मक का मतलब है कि यह राज्य के विरुद्ध राज्य को कार्य करने से रोकते हैं। यदि हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं और राज्य के विरुद्ध अपील की जा सकती है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इसीलिए यह सकारात्मक बिंदु है। इसी को अगले पॉइंट में भी हमने बताया है कि यह न्यायोचित होते हैं, जबकि यह गैर न्यायोचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अंतिम बिंदु की ओर। यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। मौलिक अधिकार हमेशा ही व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण 6 बिंदुओं को लिखेंगे तो आपका 6 मार्कर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे कंठस्थ करके रखेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। चलिए चलते हैं 6 मार्कर के अगले क्वेश्चन की ओर। 6 मार्कर का हमारा सेकंड क्वेश्चन था, समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। आप छोटी सी प्रस्तावना बता दें इसमें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 14? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इस प्रकार हम अनुच्छेद 14 बताएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 15 की ओर चलते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बताता है। इस प्रकार हम समानता के अधिकारों के अंतर्गत इन 5 अनुच्छेदों को लिखकर अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 मार्कर का हमारा तीसरा क्वेश्चन था, संविधान निर्माण समितियों का वर्णन कीजिए। सभी लोग जानते हैं कि संविधान का जो निर्माण हुआ है वह विभिन्न छोटी बड़ी समितियों को मिलाकर किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम प्रस्तावना लिख देते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के लिए संविधान का निर्माण एक प्रमुख चुनौती थी, जिसका समाधान कई समितियों के माध्यम से किया गया। यह समितियां निम्नलिखित हैं। अब हम प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों के बारे में यहाँ बता देंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। यहाँ एक बात और आप तैयार करके रख लीजिए, प्रारूप समिति को 6 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपसे यह अनुरोध है कि आप इसे भी 6 मार्कर में तैयार करके रखिएगा। इसके अतिरिक्त संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो संचालन समिति थे उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इन्हें उप समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये उप समितियां हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इस प्रकार आप जब भी प्रमुख समितियों का पूछा जाए, अभी तक ऐसी संभावना रही है कि 2 ही क्वेश्चन बने हैं, या तो प्रारूप समिति सीधे सीधे पूछ लिया जाता है या
अन्य समितियों का, मुख्य मुख्य समितियों का नाम पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप प्री के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो प्री आपका पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें इन सभी समितियों के अध्यक्ष पूछे जाने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। चलिए चलते हैं आगे हमारे 15 मार्कर क्वेश्चन की ओर। 15 मार्कर में हमारा क्वेश्चन था, लोकसभा एवं राज्यसभा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, हम यहाँ बता देते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का वर्णन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ प्रस्तावना बताई। इसके अतिरिक्त लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों की तुलना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। वो कौन कौन से आधार हैं? आधारों में हम बता देते हैं। एक आधार बताएंगे कि दोनों में समानता वाले तत्व, और दूसरा बताएंगे दोनों में असमानता वाले तत्व। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, आप उसको नजरअंदाज करिएगा। दोनों में असमानता वाले तत्व हम आगे बताएंगे। इस प्रकार आपको कोई भी तुलना जब लिखने को मिले तो आप दोनों पक्ष बताएं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। यहाँ हमने समानता वाले तत्व भी बताएंगे और असमानता वाले तत्व भी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों में समानता वाले तत्व क्या है? दोनों में समानता, तो साधारण विधेयक की स्थापना और पारित किया जाना। यदि कोई भी साधारण विधेयक है, धन विधेयक नहीं है, तो इसकी स्थापना दोनों में से किसी भी सदन में वह विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही दोनों ही सदनों को उस विधेयक को पारित करने की शक्ति भी समान ही होती है। इसके अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयकों की स्थापना और पारित किया जाना। संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों सदनों के समान बहुमत से ही इसे पारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दोनों सदनों का इक्वल वेटेज होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति में और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यह सभी बिंदु दोनों में समानता वाले बिंदु हैं। इसके अतिरिक्त भी कई तत्व हैं, वो भी हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आप सभी जानते हैं कि चाहे वह प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, वो दोनों ही सदनों से चुने जा सकते हैं। कई बार हमने देखा है, चाहे वह इंदिरा गांधी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, ये सभी प्रधानमंत्री राज्यसभा से ही चुने गए हैं। संवैधानिक इकाइयों की रिपोर्ट पर जांच करना का भी दोनों ही सदनों को समान अधिकारिता प्राप्त होती है। ये थे आपके समानता वाले तत्व। अब हम देख लेते हैं लोकसभा में राज्यसभा में असमानता वाले बिंदु। क्या है वो बिंदु? पहला है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात धन विधेयक यदि लाना है तो उसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में लोकसभा को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्यसभा को धन विधेयक में किसी भी प्रकार के संशोधन की अधिकारिता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा को 14 दिन के अंतर्गत उस प्रस्ताव को वापस लोकसभा में भेज देना होता है। फिर यदि वह चाहें तो उसमें कोई संशोधन के लिए सिफारिश कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते। उस सिफारिश पर लोकसभा चाहे तो संशोधन कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। यह लोकसभा की अधिकारिता है। इसके अतिरिक्त हम अन्य बिंदु देख लेते हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आप यहां से भी स्पष्ट देख सकते हैं कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होगी और राज्यसभा की सदस्य संख्या कम होने के कारण भी संयुक्त बैठक में लोकसभा की अधिकारिता अधिक मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सभी जानते हैं कि चाहे वह विश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव, उसे लोकसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मंत्री जो होते हैं, पूरा मंत्रिमंडल लोकसभा से ही चुना जाता है और वह लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार भी होता है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। यह भी लोकसभा की एक विशेष अधिकार है। इसके अतिरिक्त आप राज्यसभा की भी विशेष शक्तियां लिख सकते हैं, वह चाहे अनुच्छेद 249 हो, अनुच्छेद 312 हो। इस प्रकार आप उन्हें भी यहाँ शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यह आज का हमारा वीडियो था। हमने यहाँ 5 3 मार्कर, 3 6 मार्कर और एक 15 मार्कर क्वेश्चन देखा।
इसी प्रकार हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब भी मेंस होगा हम एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें सुझाव अवश्य दें, या आप कोई बदलाव चाहते हैं या आप अन्य कोई माध्यम चाहते हैं तो आप वह भी हमें सुझाव दें, हम बिल्कुल अमल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।